फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी सीरीज। तो आज 9th क्लास का राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। तो इस बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट। तो देखिएगा इसका पहला चैप्टर क्या है। इसमें टोटल 5 चैप्टर है। तो आज हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। तो आइए इसका पहला चैप्टर देखते हैं। तो पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या है। तो हम लोग इसमें लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताएं, पहला है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा है गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो हम लोग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है बस उसी को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक है परिभाषा, दिखेगा। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, तो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अगला लाइन देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन को ही बस हम लोग कवर करेंगे। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, तो शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। फिर अगला लाइन देखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक लोकतंत्र की परिभाषा दिया गया, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। इसकी परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। तो यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, म्यांमार में कौन सा शासन है, तो सैनिक शासन है। वहाँ का चुनाव लोग नहीं करते हैं, वहाँ पे चुनाव सेना करती है जैसे शासक का। तो जिन लोगों पर सेना पर नियंत्रण रहता है वो वहाँ के शासक बन जाते हैं। इस चुनाव में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती है। म्यांमार में पिनेसे चिले, जो ये नेता का नाम है, जो वहाँ का तानाशाह है, वहाँ पे चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। देखिएगा ये सऊदी अरब के वहाँ पे भी शासक का चुनाव लोग नहीं करते, बल्कि राज परिवार में जन्म होने के कारण उन्होंने ये हक पाया है। अगला लाइन देखिएगा, लेकिन यह परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे किए तो उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। तो फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे। चाहे लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलवाना चाहती है हर सरकार। तो देखिएगा हमें असली और लोकतंत्र की दिखावटी सरकार में सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की कुछ विशेषता दी गई हैं, देखिएगा। टीआरई 3 में ये वाला लाइन आया था क्वेश्चन, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक बन जाने का अधिकार देता है। यानी कि लोकतांत्रिक में लोग अपने नेता का चुनाव स्वयं से करते हैं। अगर वो बुरा हुआ तो लोगों पे शासन अच्छे से नहीं करेगा, तो यानी लोगों का वह शोषक करेगा। लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाह का चुनाव करना, उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। जैसे कि नेता लोग प्रचार करते हैं कि हम आपके लिए आ जाएंगे अगर सत्ता में तो आपके लिए इतना ये काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन आने के बाद उन लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग अपने नेता का चुनाव कैसे करते हैं कि वो लोग अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं। अगला लाइन देखिएगा, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। अगला लाइन दिया है, लोकतंत्र का शासन ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी ही सरकार हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। तो अगला लाइन देखिएगा, इसमें क्या दिया है, लोकतंत्र की विशेषता देखिएगा, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो ये पहला परिभाषा इसमें दिया है लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है।
देखिएगा इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उन किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। अगला लाइन दिया है, किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं और किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है। कौन से लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इससे प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। अगला लाइन दिया है कि सरकार के किस स्वरूप को हम लोग लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर काम करना जरूरी है। तो लोकतांत्रिक सरकार में शासक अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के अधिकार का आदर करना चाहिए। तो इसमें देखिएगा प्रमुख निर्वाचित नेताओं के हाथ में, यहाँ एग्जाम्पल दिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की, मतलब सैनिकों की मदद से वहाँ के शासक का पद से हटा दिया और उन्होंने वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उसके पद से उखाड़ फेंका। देखिएगा और खुद को वहाँ का मुख्य कार्यकारी घोषित किया, यानी खुद वहाँ का शासक बन गया। जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को उसने राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा दिया। पाकिस्तानी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जारी किया जिसके जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाले। यह किसने किया? तो वहाँ के परवेज जनरल मुशर्रफ ने। उसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी ही होते हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता और अधिकारियों के जनरल मुशर्रफ के पास थी। सेना और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक ही कारण पर चर्चा करते हैं लोकतंत्र के। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन कुछ चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासक व्यवस्था में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता वहाँ के लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता ने नहीं चुना है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। तो इससे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पहुँचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। अगला विशेषता देखिएगा दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो चीन की संसद को क्या क्या नाम है? तो क्वांगुओ रेमिनेन दाई बियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? तो 5 वर्ष बाद। और संसद को देश की राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। पूरे चीन से करीब 300 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 और 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो क्या हम लोग चीन को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी की सरकार हर बार बनती है। 1930 में देखिएगा मैक्सिको में 6 वर्ष बाद चुनाव होता है राष्ट्रपति का।
देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI पार्टी, इसका फुल नेम क्या है तो इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी, हर बार यही पार्टी जीतती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते हैं पर उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होती है। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर बार जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात है। सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए लोगों को पार्टी में बैठकों में जाना अनिवार्य था। जो सरकारी लोग काम करते थे उनको दबाव दिया जाता था कि आप PRI को ही वोट दीजिए। जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे उन्हें कहा जाता था कि अपने छात्र छात्राओं और माँ बाप से कि PRI के लिए वोट दीजिए। मीडिया भी तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती रहती थी। कई बार अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को ही एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता ताकि लोग सही शासक की चुनाव न कर पाए। इससे अनेक लोग वोट दे ही नहीं पाते थे। PRI अपने उम्मीदवार के चुनाव के अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। तो क्या हम ऊपर सभी चुनाव के लोगों के द्वारा अपने शासक चुने का उदाहरण मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता, तो लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको में मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। लोकतंत्र में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि चाहे वे शासक दल को गद्दी से उतार सकते हैं। इस प्रकार तीसरी विशेषता है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। अगला विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। तो देखिएगा, हमने पहले पढ़ा कि किस तरह के लोकतंत्र के लिए संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया कि पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सऊदी अरब को भी हम लोग लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। दूसरा दिया है, एस्टोनिया में अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए कि वहाँ के जो रूसी अल्पसंख्यक लोग थे उनको मतदान करने का अधिकार हासिल करने में काफ़ी मुश्किल होता था। तीसरा देखिएगा, फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय नागरिकों के वोट से ज़्यादा था। यानी कि जो वहाँ के भारतीय मूल के लोग रहते थे अल्पसंख्यक, तो उनके वोट का महत्व फिजी के नागरिक के वोट से कम था। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे।